पड़ी थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्क्रीन पूरे में आ रही है कि छोटी आ रही है अभी? सर क्लियर है सर। ओके, नहीं पूरे स्क्रीन में आ रही है कि अभी आधे में ही आ रही है, जैसे कट के आती वो आ रही है? सर वो बाजू वाले सब टॉपिक्स देख रहे हैं अभी। हाँ वही यस सर। एक मिनट, वो हटनी चाहिए थी, क्यों नहीं आ रही? एक मिनट। यस सर। आप क्लियर है? यस सर। यस सर, अब पूरी स्क्रीन आ गई। ओके, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Find the greatest and least value of modulus of z1 plus z2 if z1 equal to 24 plus 7i and modulus of z2 equal to 6। तो हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है z1 प्लस z2 की, जबकि z1 इक्वल टू 24 प्लस 7i है एंड z2 इक्वल टू 6 है। करें, सॉल्व करें। प्रॉपर्टी सबको आइडिया है, बताएं आंसर क्या होगा। सर बोलो बेटा। सर मैक्सिमम 31 और मिनिमम 19। बिल्कुल सही है, गुड। देखो प्रॉपर्टी क्या है वो मैं याद दिला देता हूँ एक बार, जो अपना न्यू स्टूडेंट है उसके लिए भी। ये हमारे पास z1 प्लस z2 है, तो ये मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 से कम और मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट टाइम पे की हुई थी कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2, और एक मॉडुलस यहाँ और लगा देते हैं क्योंकि मे भी हो सकता है कि z2 जो है वो बड़ा हो और z1 छोटा हो, तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जबकि नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं, मॉड z हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये वैल्यू अब हमारा मेन मोटो क्या है कि हमारे पास z1 तो है, हमें मॉड z1 और सॉल्व कर लेना है। तो मॉड z1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 25। ये होता है फॉर्मूला z का। x प्लस आई वाई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 मॉडुलस, और ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2। तो z1 प्लस z2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आने वाली है, z1 प्लस z2 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z1 है 25 माइनस 6। अब देखो यहाँ पर डबल मॉडुलस लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर नेगेटिव आती तो इसलिए यहाँ पर एक मॉडुलस और लगा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 19। तो ये वैल्यू 19 से 31 के मिड में है, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या है 19 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 31। तो आंसर हो जाएगा मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 19 एंड मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 31। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको आइडिया होगा इसके बारे में। तो ये जेई पे बेस्ड, जेई से रिलेटेड है जो हमारा, क्योंकि एनसीईआरटी तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो जेई में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमें आइडिया होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन करने का।
अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी बेस्ड है, दूसरा क्वेश्चन वो किस टाइप का है, वो भी लिख लेते हैं। इफ़ मॉडुलस ऑफ z माइनस वन लेस देन और इक्वल टू 3, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 इज, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है क्या होगी, z प्लस 4 की मैक्सिमम वैल्यू, जबकि हमारे पास z माइनस वन गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे? अब इसमें तो दो z1 z2 तो है नहीं हमारे पास, तो हम इसमें क्या करेंगे, z प्लस 4 को कुछ इस टाइप से लिखेंगे ताकि हमारा z माइनस वन उसमें आ जाए। तो z प्लस 4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, z माइनस वन प्लस 5, z प्लस 4 कैन बी रिटन एज z माइनस वन प्लस 5। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और z1 इसका नाम हो गया z1 और इसका नाम हो गया z2। तो z1 प्लस z2 का होल मॉडुलस क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फिर नोट कर देता हूँ मैं, z1 प्लस z2 होल मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। यही तो अप्लाई किया है यहाँ पर, देखो यहाँ पर यही अप्लाई किया है, ये z1 है और ये z2 है, तो लेस देन z1 मॉडुलस ऑफ z1 और ये मॉडुलस ऑफ z2। अब z माइनस वन की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन है, 3, तो z प्लस 4 का मॉडुलस जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3, और मॉड 5 की वैल्यू तो 5 आने वाली है, तो ये क्या आ जाएगा, 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, z प्लस 4 का जो होल मॉडुलस है लेस देन और इक्वल टू 8, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 इज 8, क्योंकि इसने क्या बोला है कि इसकी वैल्यू 8 या 8 से कम आने वाली है। मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 8, तो z प्लस 4 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 8। इसमें कोई डाउट बच्चों, बोलो यस और नो। नो सर। चलिए तो फिर एक और क्वेश्चन लिखते हैं। और इसको भी कुछ इसी टाइप से करके देखो क्या इसका आंसर आने वाला है क्या। मॉडुलस ऑफ, इफ मॉडुलस ऑफ z माइनस वन लेस देन और इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 2, ये 2 है और वो z है। मॉडुलस ऑफ, अच्छा यहाँ पर z1 है, यहाँ z2 है, z3 माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 3, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 इज, और ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है 8, 6, 12 और नल। देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे ज़रा थोड़ा दिमाग लगाएं, आप पहले अपना दिमाग लगाएं और सोचें क्या कर सकते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। सर ऑप्शन सी होगा शायद। ऑप्शन सर 12। कैसे बताओ, कैसे? सर सर उसको तीनों के जो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 उसको तीनों के टर्म्स में लिखेंगे पहले, ओके, फिर मॉड Z1 प्लस Z2 का वो मतलब ऊपर जो लगाया था वही लगाएंगे, तो 6 प्लस 6 12 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, ऐसे ही किया जनरल।
ये यहाँ पर Z1 है हमारे पास और यहाँ Z1 Yes, माइनस sir. 1 है, तो Z1 माइनस 1 कर लिया, Z2 को Z2 माइनस 2 कर दिया, जो वैल्यू हमें गिवन है उसी के टर्म में हमने कर दिया, और इसको माइनस 3 कर दिया, और हमने माइनस का 6 जो है वो एक्स्ट्रा कर दिया है, तो उसको सेट करना पड़ेगा, तो प्लस 6 कर दिया। अब ये बन गया, इसका नाम हो गया Z1, इसका नाम हो गया Z2, और इसका नाम Z3, और इसका नाम Z4। तो ये लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z3 प्लस मॉडुलस ऑफ Z4, और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 6, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 12। तो सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर निकाल दिया आपने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसमें हमको बात क्लियर है। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन अभी आगे और मिलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें और अभी हम कर लेते हैं उसके बाद। तो अब लिख लेते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस के बाद आएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट, वो हेडिंग लिख लेते हैं। और कुछ प्रॉपर्टी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट की पहले की हुई है, तो वो तो इंक्लूडेड ही है, कुछ और हो जाएंगी इजी सी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट, चलो इसको यहीं पे सारे कर लेते हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी पहले हमने की हुई थी, याद है किसी को? प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलो। सब भूल के बैठे हो कि याद है किसी को? याद नहीं करते हो तुम लोग, ये प्रॉब्लम है पता है, क्योंकि ये सर अगर मॉड Z0 हो, अरे भाई कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ, कॉन्जुगेट, मॉडुलस की प्रॉपर्टी नहीं, कॉन्जुगेट। अच्छा सर, पीछे कॉन्जुगेट के बारे में जहाँ बताया था वहाँ पर कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, कई सारी हम बता चुके थे, बस एक दो और करनी है ताकि उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर सकें। पहले हम कर चुके हैं ये सारी बातें कि कॉन्जुगेट का अगर कॉन्जुगेट कर देते हैं तो वो सेम वैल्यू आ जाती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर Z इक्वल टू Z बार है, देन Z क्या होता था, प्योरली, याद आया कुछ? देखो कॉपी में है सब, याद Real. प्योरली रियल हो जाता था, Z इक्वल टू Z बार, और Z इक्वल टू माइनस Z बार हो तो देन Z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी। और कोई प्रॉपर्टी है? Z plus Z bar equals to 2 real part of Z. हाँ ये तो इजी थी, वो तो खैर कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं, और तो नहीं है ना कोई? एक इस टाइप की प्रॉपर्टी जिसपे बेस क्वेश्चन जेई ने पूछा हुआ है कि अगर Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट है तो वो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट की इक्वल होगा। अगर माइनस में है तो भी ये Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट की इक्वल होगा। अगर मल्टीप्लाई में है, 1 है, 2 है, 10 है, तो सब अलग अलग कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर ये डिवीज़न में है तो भी इसमें ऐसा ही होने वाला है, Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। इसमें से एक प्रूफ कर लेते हैं, फोर्थ वाली जो है वो हमारे लिए न्यू हो जाएगी, तो फोर्थ वाली प्रूफ कर लेते हैं। बाकी अगर 4 प्रूफ कर लिया तो फिर सारी की सारी, पहले वाली तो हम कर ही चुके हैं, ये फोर्थ वाली और एक कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया कि Z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस i/2। तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या होगा, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू x1 प्लस x2 रियल प्लस i इमेजनरी पार्ट में क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। अब यहाँ पर Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट हमें निकालना है, तो हमने क्या किया, Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता है, क्या साइन चेंज हो जाएगा, सिर्फ i का साइन, तो माइनस i y1 प्लस y2। अब इसको मैं कैसे सेट करूँगा, देखो यहाँ पर x1 और i y1 को एक साथ लिख लेता हूँ, तो x1 माइनस i y1 प्लस x2 माइनस i y2। तो क्या हम इसको Z1 कॉन्जुगेट बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, Z2 कॉन्जुगेट। ये Z2 कॉन्जुगेट है और ये Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट है।
तो आप समझ में आ गई होगी बात कि ये प्रॉपर्टी कैसे हम सारी की सारी चारों प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं। सेम है, प्लस में प्लस, माइनस में माइनस, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई और डिवीज़न में डिवीज़न। तो इससे रिलेटेड भी जेई में क्वेश्चन आया हुआ, उसकी बात भी कर लेते हैं, फिर आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। इसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चों, बोलो। नो सर। ओके, नो सर। तो देखो लिखते हैं क्वेश्चन और ज़रा इसका दिमाग लगाओ और इसमें आंसर बताओ क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी जेई के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, अभी उसको भी देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल टू 1, देन मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन में है मॉडुलस 1/Z1 प्लस 1/Z2, बी ऑप्शन में 1/Z1 माइनस 1/Z2, सी में मॉडुलस में Z1 इंटू Z2 है और डी में कैन नॉट बी डिटरमाइन। सोचो, अब यहाँ पर सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन और दूंगा मैं इसी टाइप का। Z1 और Z2 के मॉडुलस की वैल्यू 1 गिवन है और Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस जो है वो इन चारों ऑप्शन में किसके इक्वल होगा, ये पूछा गया हमारा क्वेश्चन है। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बहुत 1 मिनट ज़्यादा है वैसे। सोचो, 2 या 3 लाइन का कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा। सर एक मिनट। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है, कैसे? सर वो पहले ट्रायंगल इनइक्वालिटी से सर फॉर्मूला लगाएंगे तो मॉड Z1 प्लस Z2 का मतलब ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2 आएगा। सर फिर ऑप्शन ए में मतलब 1/Z1 प्लस 1/Z2 है, इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाए तो होगा मॉड 1/Z1 प्लस मॉड 1/Z2 और सर वो मॉड Z1 और मॉड Z2 की सर मेरे को तो 2 ही लग रहा, मतलब ऑप्शन नहीं लग रहा है। ओके ओके, चलो देखते हैं। सही है, करेक्ट है, आंसर यही आएगा, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच चेंज कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ इनइक्वालिटी नहीं इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। जैसे हमारे पास Z1 का जो वैल्यू दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ Z1 की वैल्यू 1 है। कभी भी मॉड दिया हो ना तो तुम थोड़ा एक काम ये करना कि इसको स्क्वायरिंग कर देना, तो स्क्वायरिंग करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। मॉडुलस ऑफ Z2 का भी होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर क्या प्रॉपर्टी देता है? मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर, ये क्या प्रॉपर्टी होती है? Z इंटू Z बार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कई बार मैंने बात की इसके बारे में। Z1 प्लस Z2 तो Z1 इंटू Z बार, Z1 इंटू Z1 बार 1 हो गया और Z2 इंटू Z2 बार 1 हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? Z1 की। तो हमने क्या किया, Z1 को लिख दिया 1/Z1 बार। सही है, 1/Z1 बार कर दिया इसको, और Z2 की वैल्यू है तो इसको लिख दिया 1/Z2 बार। अब जरा बताओ, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, तो 1/Z1 बार प्लस 1/Z2 बार। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/Z1 प्लस 1/Z2 का होल बार।
क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको? अभी अभी तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऊपर कि जो बार होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, दोनों में वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। और क्या इसमें हम क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, बार भी हटा दे 1/Z1 प्लस 1/Z2? क्या ऐसे भी बार को गायब कर सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, कैसे गायब हो गया बार? क्या कोई प्रॉपर्टी ऐसी पढ़ी थी क्या हमने? बिल्कुल पढ़ी थी। देखो मैं याद दिलाता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी याद रखो। हर जगह कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगने वाली है, फिर परेशान होगे। मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड बार प्रॉपर्टी। मॉडुलस में देखो ये लिखा हुआ है कि चाहे मॉड जेड बार दोनों इक्वल होते हैं। तो ये मॉड जेड है और ये मॉड जेड बार है, तो क्या इसकी जगह पे ये नहीं लिख सकते हैं? इसकी जगह पे ये आ सकता है, इसकी जगह पे ये आ सकता है। और ये इससे कैसे आया ये तो बात क्लियर हो गई ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने की है कि Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ये हमने प्रॉपर्टी इस लाइन से इस लाइन में चले तो ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई, इस लाइन से इस लाइन में आए तो ये प्रॉपर्टी। स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टी यूज़ होती रहेंगी। तो अगर हमें आइडिया होगा तभी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी हमको। बात क्लियर हो रही बच्चों? इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या कि क्लियर है बात? क्लियर सर। क्लियर सर। ओके, तो फिर एक जेई के प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये भी आईआईटी जेई के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, और इसमें गिवन है इफ मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल टू 2, मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल टू 2, मॉडुलस ऑफ Z3 इक्वल टू 3, देन अच्छा एक और कंडीशन गिवन है एंड 9Z1 Z2 प्लस 4Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, इसकी वैल्यू गिवन है 12। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन हमारे पास है 1, ए ऑप्शन में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में नन ऑफ दीज। तो ये आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और कुछ इसी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है उन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। बार बार मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ याद करें। आप प्रॉपर्टी नहीं याद करेंगे एक भी कदम चल नहीं पाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। और बल्कि किसी भी चैप्टर में जब हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ ही नहीं पता, उसके बारे में नहीं पता, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आप प्रॉपर्टी ज़रूर याद करें। चलो इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। अभी जो हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी टाइप का ही है, थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, फिर अपने आप हो जाएगा। पहली बात तो मॉड Z1 दिया तो स्क्वायरिंग कर दो, सबका स्क्वायर कर दो। Z1 बार 1 है, Z2 बार 4 है, Z3 बार 9 है। कम से कम इतना तो कर ही डालो, और फिर सोचो कि जो गिवन कंडीशन है चौथी वाली, उसका क्या यूज़ करें कि हमें जो ये फाइंड आउट करना है वो वैल्यू इजीली आ जाए। सोचो, थोड़ा सा सोचो, नहीं आएगा तो बताता हूँ फिर मैं।
आया आंसर बच्चों, नहीं आ रहा? सर मेरा नहीं है। चलिए देखते हैं फिर कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास मैंने बोला ना कि पहले तो हमें स्क्वायरिंग कर देनी है। तो Z1 की वैल्यू जो है मॉडुलस ऑफ Z1 1 है, तो इसका मतलब Z1 बार डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पर। चलो एक लाइन और बर्बाद करते हैं। यस सर। Z1 स्क्वायर की वैल्यू 1, तो Z1 बार 1। फिर Z2 मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर की वैल्यू 4, तो Z2 बार जो है वो 4 हो गया। फिर मॉडुलस ऑफ Z3 स्क्वायर 3, तो Z3 बार की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है ज़रा उसको लेके चलते हैं, जो और एक कंडीशन और गिवन है, 9Z1 Z2 4Z1 Z3 और Z2 Z3 इक्वल टू 12, ये हमको और गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें ज़रा देखते हैं कि 9 की वैल्यू क्या है। 9 की वैल्यू ये गिवन है ना, 9 की वैल्यू Z3 बार, तो 9 की वैल्यू की जगह पे Z3 बार पुट कर देते हैं। ये जो 4 गिवन है, 4 की जगह पे Z2 बार पुट कर देंगे यहाँ पर। और जहाँ पर 1 गिवन है 1, वहाँ पर 1 की वैल्यू ये पुट कर देंगे, ये वाले। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा Z3 बार Z1 Z2। 4 की वैल्यू हो गई Z2 बार। देखो जुगाड़ है, ये सब कैसे लगता है समझना पड़ेगा ये। तो ये Z2 बार Z1 Z3, और 1 की वैल्यू क्या है, Z1 बार, ये Z1 बार है, तो Z1 बार और Z2 और इसकी वैल्यू आ गई 12। बोलो इसमें किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम है? हमने क्या किया, सारी वैल्यूज उठा के और पुट कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो कॉमन है वो देखते हैं क्या क्या कॉमन है। यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, Z1 Z2 Z3 सब में दिख रहा है, Z1 Z2 और ये Z3, तीनों में Z1 Z2 Z3 कॉमन है। तो Z1 Z2 Z3 कॉमन ले लिया, तो आ गया Z3 बार प्लस Z2 बार और प्लस Z1 बार इक्वल टू 12। और फिर अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाते हैं कि अगर बहुत सारे मॉड के टर्म, Z के टर्म अगर प्रोडक्ट में है तो उनका अलग अलग मॉडुलस हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना कि मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा Z1 बार प्लस Z2 बार, Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार और इक्वल टू 12। अब इस मॉडुलस ऑफ Z1 की वैल्यू ये क्या गिवन है, 1। मॉडुलस ऑफ Z2 की वैल्यू क्या गिवन थी, ऊपर 2। मॉडुलस ऑफ Z3 की वैल्यू ऊपर क्या गिवन थी, 3। और ये जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, Z1 Z2 Z3 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू 12। तो ये 3 2 6 और 6 2 12, ये हो गया। अब जरा बताओ, क्या ये जो बार पूरे में आ गया है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Z1 प्लस Z2 बार हटा देता हूँ और ये आंसर आ गया हमारा 2। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो कहाँ पर है। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया कि Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, एक तो ये यूज़ किया है जब यहाँ से यहाँ पहुँचे थे या यहाँ से यहाँ आए थे तब ये। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस हो या Z का मॉडुलस हो, दोनों सेम होते हैं। अभी ऊपर भी यही प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। इन्हीं दोनों का यूज़ करके फिर हम यहाँ पर आ गए। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बच्चों। नो सर। ओके, नो सर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमने देखिए क्या क्या कर लिया। हमने जो है वो मॉडुलस के बारे में जो जितना जेई में था वो कर लिया, और हमने कॉन्जुगेट का भी कर लिया। अब हम आर्गूमेंट में आते हैं। आर्गूमेंट भी हमने पढ़ा हुआ है, उसी से रिलेटेड अभी आगे और काफ़ी कुछ हमें करना बाकी है। तो लिख लेते हैं हेडिंग फिर से एक बार, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि वो हमने जो किया था वो सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हमको और नई नई सीखने को मिलने वाली हैं
ये आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सब चीज़ें क्या आने वाली है। तो लिख लेते हैं आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन बताएगा आर्गुमेंट के बारे में? ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ पहले भी। आर्गुमेंट क्या होता है कोई बताएगा भाई? कोई है बताने वाला? कोई है? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सबको पता है। सर tan इनवर्स y अपॉन tan x। इनवर्स, यस सर। ये तो फॉर्मूला हो गया। आर्गुमेंट होता क्या है ये पूछा था भाई। कोई लाइन का या किसी पॉइंट का इंक्लिनेशन होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा, वही होता है ना आर्गुमेंट ऑफ। और उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? tan इनवर्स एक्स। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम थीटा मेज़र करते हैं। ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है z, और ये z की वैल्यू क्या हो जाती है? x प्लस आई वाई। हमने कोई कंसीडर कर लिया z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाती थी? x, और ये वैल्यू क्या हो जाती थी? y। तो यहाँ से हमारा tan थीटा क्या आ जाता था? y बाई एक्स। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाती थी वैल्यू? tan इनवर्स y बाई एक्स। इसी को हम क्या बोल देते हैं? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हमने चारों क्वाड्रेंट में घूम घूम के इसकी वैल्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम और डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और वो डिटेल में क्या है ज़रा देखते हैं। तो पहली हेडिंग इसमें लिख लेते हैं जनरल आर्गुमेंट। सबसे पहले लिखते हैं जनरल आर्गुमेंट, फर्स्ट हेडिंग है। और ये बहुत इजी सी चीज़ें हैं, ये हम सब पढ़ चुके हैं। बस एक बार और देख लेते हैं कि क्या है ये जनरल आर्गुमेंट। जनरल आर्गुमेंट का मतलब है कि जैसे मान लिया कि हमने अभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लिया, और z इक्वल टू हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई की जगह हम कोई वैल्यू ले लेते हैं z इक्वल टू 1 प्लस आई। तो इसका आर्गुमेंट ऑफ z कितना आने वाला है बताओ? यही तो है थीटा आर्गुमेंट ऑफ z। तो ये थीटा कितने आने वाला है? tan इनवर्स y बाई एक्स 45 डिग्री। हाँ, तो ये बिल्कुल है कि पाई बाई 4 आएगा। अब जरा इसको लोकेट कर देते हैं यहाँ पर, कि यहाँ दिखा देते हैं कहाँ पर आने वाला है। तो मान लिया ये वैल्यू आ गई हमारी, और ये 45 डिग्री होगी। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ कि यहीं पर ये रुक जाएगा, इसके पीछे लाइन नहीं जाएगी, सिर्फ यही एक रे का काम करेगी। ये 45 डिग्री पे एक रे बन जाएगी। अच्छा, कोई अगर हमसे कहे कि भाई ये 45 डिग्री आया है, तो क्या यही एक आंसर हो सकता है क्या? कि इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे आर्गुमेंट हो सकते हैं। जैसे अब एक बार आए तो ये हो गया 45 डिग्री, फिर एक बार पूरा रोटेट किया, फिर आ गए यहाँ पर। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस 45, ये होगा इसका आंसर। हो जाएगा 2n पाई प्लस 45। फिर उसके बाद और आगे बढ़ Yes, गए, sir. इस तरीके से और आगे बढ़ गए। ये 2 पाई हो गया, तो फिर उसके बाद 4 पाई प्लस हो गया, फिर और आगे बढ़े। इस तरीके से अगर हम बढ़ते जाएंगे तो इनफाइनाइट मिलेंगे ना आर्गुमेंट। और वो सारे किसके आर्गुमेंट मिलने वाले? यही 1 प्लस आई के ही। तो इसको जनरल आर्गुमेंट को हम क्या बोलते हैं? कि जब भी वो कहेगा जनरल आर्गुमेंट बताओ, तो जनरल आर्गुमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? जनरल आर्गुमेंट इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4। मतलब 2n पाई उसमें हमको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। और इस 1 प्लस आई के जो है ढेर सारे जो है हमारे आर्गुमेंट बनने वाले हैं। n की वैल्यू 0 रखेंगे, पाई बाई 4। प्लस का भी रख सकते हैं, माइनस का भी रख सकते हैं। इंटीजर है n जो है वो क्या है? एक इंटीजर है, क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाके हमने देखा है कि वो भी पॉसिबल होता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं कि जब जनरल वैल्यू लेके चलेंगे तो उसको बोल देंगे जनरल आर्गुमेंट। अब ये ध्यान रखेंगे, वहाँ एनसीईआरटी में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, उसको आर्गुमेंट भी बोलते थे, एम्पलीट्यूड भी बोलते थे, दोनों सेम बोले गए थे। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है अभी हमको सेकंड वाले में पता चलेगा। सेकंड में लिख लेते हैं हेडिंग। तो जनरल आर्गुमेंट का आइडिया सबको हो गया कि अगर हम n की वैल्यू कोई भी इंटीजर रखते जाएंगे तो इस 1 प्लस आई या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके इनफाइनाइट जो है वो सोल्यूशन मिलने वाले आर्गुमेंट के, इनफाइनाइट आर्गुमेंट मिलेंगे। दूसरा जो इसमें है, पहला तो हो गया जनरल आर्गुमेंट, सेकंड लिख लेते हैं यहाँ पर। सेकंड जो है वो है एम्पलीट्यूड।
अब वहाँ पर क्या बताया गया था कि एम्पलीट्यूड और आर्गूमेंट सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है जो हमें ध्यान रखना है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें क्या है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। होते ये दोनों एंगल ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया, कुछ रिस्ट्रिक्शन बना दिया गया है। आर्गूमेंट तो जनरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई वैल्यू थीटा की, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या है वो लिख लेते हैं। क्या रिस्ट्रिक्शन है, द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट, अगर ये जो थीटा की वैल्यू है ये माइनस पाई से प्लस पाई के मिड में रहती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। और डिनोट कैसे करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, डिनोटेड बाई एम्पलीट्यूड AMP और ये जेड। तो अगर कोई थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के मिड में होगी, अब यहाँ पे माइनस पाई पे क्लोज्ड इंटरवल क्यों नहीं लगा हुआ है, बताओ कौन बताएगा कि यहाँ पर माइनस पाई पे क्यों नहीं लगाया हमने। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है माइनस पाई से प्लस पाई और यहाँ पर क्लोज्ड है। और ये वाला भी हम पढ़ चुके हैं, ये जो सिस्टम ये बता रहे हैं हमको, ये क्या सिस्टम है, यहाँ पर ज़ीरो होता था और यहाँ से पाई, तो ये ज़ीरो से पाई यहाँ तक। और अगर माइनस पाई से ज़ीरो जाना था तो यहाँ से ज़ीरो से माइनस पाई के लिए जब इधर से आते हो, ये इधर से जब रोटेशन होता है तो ये माइनस पाई होता है। तो माइनस पाई से ज़ीरो और जीरो से पाई, तो ये पूरा का पूरा चारों क्वाड्रेंट को इसने कवर किया कि नहीं। जब माइनस पाई से ज़ीरो तक गए तो माइनस पाई से ज़ीरो तक जाएंगे, तो ये वाला हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस पाई से ज़ीरो, और जीरो से पाई के लिए ये पूरा का पूरा हो गया। तो इसका मतलब चारों क्वाड्रेंट में आ गया। लेकिन जो थीटा की वैल्यू है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक रहेगी, माइनस पाई से प्लस पाई के मिड में। तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। माइनस पाई पे हमने क्लोज्ड इंटरवल इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि चाहे माइनस पाई पे हो या प्लस पाई पे हो, सबको पता है कि वैल्यू सेम आती है। अगर हम इस वाले एक्सिस में बात करेंगे तो चाहे माइनस पाई की बात करोगे या प्लस पाई की बात करोगे, वैल्यू यहाँ पर सेम आने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल एक में लगा हुआ है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, याद है ना, ये हमने क्या पढ़ा था, इस तरीके से एक पढ़ा था ना कि यहाँ पर थीटा होता है, यहाँ पर पाई माइनस थीटा होता है, और यहाँ पर माइनस पाई प्लस थीटा होता है, और यहाँ पर माइनस थीटा होता है। इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। याद आ रहा है बच्चों, यही तो था ना हमारा, बस Yes, sir. क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है। तो थीटा की वैल्यू जब माइनस पाई से, अब देखो जैसे क्वेश्चन हमारा कोई आया, जैसे क्वेश्चन आ गया जेड इक्वल टू 1+i या 1+i, तो खैर फर्स्ट में ही रहने वाला है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट वाला कोई आ गया, जैसे -1 -i आ गया, अब उसने कहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बताओ, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड का आंसर फिर हमें माइनस पाई प्लस थीटा में ही देना है, ना कि पाई प्लस थीटा में देंगे। बात क्लियर हो रही है, क्योंकि जो अगर उसने एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोला है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के मिड में ही होनी चाहिए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, इसके बात करेंगे। वैसे ये हम सारी चीज़ें पहले कर चुके हैं, बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि अभी हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट का मतलब क्या है कि थीटा की वो ढेर सारी वैल्यूज जो माइनस पाई से प्लस पाई के मिड में होंगी, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, तो अब आगे आ जाते हैं। ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड के लिए। उसके बाद तीसरा आता है लीस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट। ये थर्ड वाला जो है वो भी लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट करके। थर्ड का नाम है लीस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट। लीस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है। तो यहाँ लिख लेते हैं द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई।
अगर थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में आती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड लीस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट, लीस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट। तो ये सब हमने मिक्स करके वहाँ एनसीईआरटी में पढ़ा था। अब यहाँ पर डिटेल में हमें करना है क्योंकि अभी क्वेश्चन इसका आएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो थीटा है ये पाई माइनस थीटा, यहाँ पर क्या होता था बच्चों बताओ? अरे पाई प्लस थीटा होता था, और यहाँ क्या होता था 2 पाई माइनस थीटा। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। यस सर। तो ये हो गया लीस्ट पॉजिटिव। तो जब थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के मिड में होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट। जब वो कहेगा लीस्ट पॉजिटिव में देना है तो ये आंसर, जब वो कहेगा प्रिंसिपल वैल्यू में देना है या एम्पलीट्यूड में देना है तो माइनस पाई से प्लस पाई के मिड में। और जब वो जनरल बोलेगा तो फिर जनरल के लिए तो हमें पता ही है कि जनरल आर्गूमेंट में हमें क्या करना होता है। तो पहले ज़रा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड जनरल आर्गूमेंट, फाइंड जनरल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट बोले या एम्पलीट्यूड बोले, एंड लीस्ट पॉजिटिव, ये इसका नाम क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड। और तीसरा है एंड लीस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट, लीस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है z इक्वल टू √3 माइनस 2i। z इक्वल टू हमारे पास गिवन है √3 माइनस 2i। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? प्रिंसिपल आर्गूमेंट, जनरल आर्गूमेंट और लीस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट, तीनों में √3 माइनस 2i की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी कि तीनों में सेम होगी? तो चलो एक बता देता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो समझ लेते हैं क्या करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है कि यहाँ पर कोई ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू तो मिलने वाली नहीं है। यहाँ पर हम इसको x प्लस आई वाई से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 और y की वैल्यू -2। तो ये किस क्वाड्रेंट में आने वाला है? √3, -2 किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और टेन थीटा पहले तो हम पॉजिटिव लेके, पहले दोनों को पॉजिटिव लेके टेन थीटा निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा आ जाता है y/x। तो y/x का मतलब 2/√3। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स 2/√3। जब हमने x को पॉजिटिव ले लिया और y को भी पॉजिटिव ले लिया, पहले इनको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आते हैं और बाद में फिर सोचते हैं कि हमें किस क्वाड्रेंट में लेके जाना है। पहले हम इनको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आ जाते हैं। अब ये वैल्यू जो थीटा की tan इनवर्स 2/√3 है, तो सबसे पहले उसने कहा है जनरल आर्गूमेंट निकालो। तो जनरल आर्गूमेंट का क्या वैल्यू हो जाएगी? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई किस क्वाड्रेंट में है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है, इस क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो क्या होता है? एक थीटा होता है, एक यहाँ पर पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पर पाई प्लस थीटा भी होता है और माइनस पाई प्लस थीटा भी होता है, और यहाँ पर माइनस थीटा भी होता है और 2 पाई माइनस थीटा भी होता है। तो ये जो माइनस थीटा है ये कौन सा एंगल होगा? माइनस थीटा प्रिंसिपल देगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट देगा कि लीस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट देगा? जो हमारा आंसर आएगा पहले वो क्या आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल में आंसर आएगा हमारा, अगर मैं बोलूँ कि इसका हमें पहले, हाँ, अगर हमें इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिखना है तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या हो जाएगा इसका? माइनस ऑफ थीटा। तो माइनस ऑफ थीटा का मतलब माइनस ऑफ tan इनवर्स 2/√3। ये हो गया प्रिंसिपल आर्गूमेंट। उसके बाद दूसरी बात करूं अगर मैं जनरल आर्गूमेंट की, तो जनरल आर्गूमेंट क्या हो जाएगा इसका?
अरे जनरल के लिए तो 2n पाई ऐड कर देते हैं, सीधी बात, कोई 2n प्रॉब्लम नहीं। पाई प्लस तो 2n पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 2n पाई माइनस टेन इनवर्स 2/√3। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाला है लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। तो लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? अरे ये लिखा हुआ है लीस्ट पॉजिटिव 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या बन जाएगा? पाई माइनस थीटा। 2 पाई सर माइनस, सर वो 2n पाई माइनस थीटा कैसे हुआ? ये जनरलाइज करने के लिए अभी मैंने बात की ना यहाँ पर कि जनरलाइज जब करते हैं हम लोग, ये यहाँ पर कहाँ गया, ये जब जनरलाइज करते हैं तो हमें सिर्फ क्या करना होता है, 2n पाई ऐड कर देना होता है, क्योंकि पूरा रोटेशन होने के बाद हम एक रोटेशन जब करते हैं तो 2 पाई का, फिर जब दूसरा करते हैं तो 4 पाई का, फिर 6 पाई का, तो 2n पाई का ही तो कर रहे हैं n की वैल्यू 1 2 3 करने के लिए। तो वही हम जब जनरलाइज करते हैं तो 2n पाई ऐड कर देते हैं, तो इसलिए हमने उसी थीटा में जो माइनस थीटा था उसमें 2n पाई ऐड कर दिया। और तीसरे वाले का आंसर 2 पाई माइनस थीटा है, तो tan इनवर्स 2 पाई। सर हाँ बोलो। सर आपने जो माइनस थीटा किया सर उसमें हम वो क्या बोलते हैं 2 पाई माइनस थीटा भी बोल सकते थे ना? इसको 2 पाई माइनस, पूरी बात बोलो, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो एक बार। सर आपने 2n पाई माइनस थीटा पे ऐड किया, सर हम 2 पाई माइनस थीटा पे भी ऐड कर सकते थे ना? नहीं नहीं, जनरल का मतलब क्या होता है, कोई जनरल फार्मूला जो होता है, जैसे एपी का जनरल फार्मूला क्या होता है, a प्लस डी भी एपी होता है, a प्लस 2d a प्लस 3d, लेकिन जनरल के लिए तो हमको n के टर्म में लिखना होता है ना। ये तो तुम अगर n की वैल्यू 1 रख दोगे तो 2 पाई आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 पाई आएगा। तो जनरल का मतलब होता है कि कोई ऐसी वैल्यू रखो जिसमें हम n की वैल्यू 1 2 3 4 रखें तो आंसर आता जाए। तो जनरलाइज करने के लिए हमको उसमें 2n पाई ऐड करना पड़ता है। बात क्लियर हो रही है जनिल? सर हाँ बोलो। सर वो लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट में 2 पाई प्लस tan इनवर्स 2/√3 नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, क्यों? देखो ना यहाँ पर जो फोर्थ सर वाले, क्योंकि तुम फोर्थ वाले में देखो ना, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो माइनस थीटा में सिर्फ 2 हाँ ऐड किया ओके गया। सर ओके। हाँ माइनस थीटा में सिर्फ 2 पाई ऐड किया गया है, 2 पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू माइनस में नहीं है, माइनस थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2/√, थीटा की वैल्यू तो tan इनवर्स 2/√3। और किसी को कुछ पूछना है पूछते जाओ, क्योंकि पूछोगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। है कोई डाउट? नहीं आगे सर मेरे को तो वो वाला समझ में नहीं आया। कौन सा बेटा, बताओ बताओ, मैं बताता हूँ ना, क्या समझ में नहीं आया, बोलो। सर मैंने आपको पूछा सर, आपने 2n पाई माइनस थीटा क्यों लिखा वो? ये तुमको जनरल आर्गुमेंट के बारे में हमको बताओ कि क्या बताया गया जनरल आर्गुमेंट। सर उसमें 2n पाई ऐड करते हैं, पर सर माइनस थीटा पे आपने ऐड किया वो समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। चलो ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन एक और ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लिया हमने एक क्वेश्चन ले लिया थर्ड क्वाड्रेंट में, एक हमने क्वेश्चन ले लिया z इक्वल टू -1 माइनस आई, तो इसका आर्गुमेंट ऑफ z कितना आएगा बताओ? या एक मिनट, 1 माइनस आई ले लेते हैं, इसका आर्गुमेंट ऑफ z कितना आएगा? 1 माइनस आई का, बोलो जनरल। 1 माइनस आई किस क्वाड्रेंट में होगा? अरे प्लस कॉमा माइनस 1 कॉमा -1 सर फोर्थ में आएगा। इसको मैं यहाँ पर एक दूसरे कलर से बना देता हूँ, एक यहाँ पर, ये हम इसको यहाँ बना लेते हैं, चलो इस जगह बना लेते हैं, जगह कम है लेकिन फिर भी बना लेते हैं। ये आ गया हमारा, तो ये हमारा जो थीटा है वो कितना हो जाएगा? -π/4। तो जरा घूमना चालू करते हैं यहाँ से। पहले ये हमारा थीटा -π/4 है, एक बार पूरा रोटेशन करने के बाद यहाँ पर आ गए, तो ये हमने 2 पाई एंगल घूम लिया पूरा का पूरा। जब यहाँ से चलना चालू किया तो ये घूमते घूमते हम यहाँ पर आ गए, फिर जब दूसरा घूमेंगे तो फिर यहाँ पर आएंगे, फिर इसमें आएंगे, तो फिर 2 पाई का रोटेशन करने के बाद फिर आएंगे कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? पहला जो आर्गुमेंट जनरल में होगा वो 2n पाई प्लस थीटा ही होगा ना, और थीटा की वैल्यू -π/4 है। तो अगर इसका हम जनरल आर्गुमेंट लिखेंगे तो इसका जनरल आर्गुमेंट क्या लिखेंगे? 2n पाई लिखेंगे और -π/4 लिखेंगे, क्योंकि जो भी वैल्यू आया, चाहे प्लस किया है या माइनस किया है, उसमें हम जनरलाइज करने के लिए 2n पाई ही ऐड करेंगे। यहाँ पर देखो ना, घूम घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे तो जब पहली बार एक बार घूम के आओगे तो 2 पाई -π/4 हो जाएगा, फिर दूसरी बार घूम के आओगे तो 2 पाई की जगह 4 पाई -π/4 हो जाएगा, ऐसे ही 6 पाई -π/,
टू पाई करते करते बार बार हमको इसी लाइन पे आना है, ये वाली लाइन जो डार्क लाइन है, इसी क्वाड्रेंट में हमको फोर्थ में आना है। तो इसीलिए हमने 2 पाई माइनस थीटा 4 पाई माइनस थीटा को जनरलाइज कर लिया। Yes, sir. तो 2n पाई माइनस थीटा हो गया। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव में प्लस करते हैं या माइनस में नहीं, माइनस में भी हम प्लस ही करने वाले हैं। 2n पाई ऐड करना है जनरल वैल्यू के लिए। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, sir. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसका भी तीनों वैल्यूज तुम लोगों को बतानी है। z इक्वल टू है हमारे पास -1 प्लस आई। z इक्वल टू -1 प्लस आई। इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताओ, जनरल आर्गुमेंट बताओ और लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट बताओ। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जनरल आर्गुमेंट एंड लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, तीनों बताने हैं हमको। चलो दिशा बताओ, तुम ही बताओ। सर प्रिंसिपल 3 पाई/4। प्रिंसिपल जो है वो 3 पाई/4 आएगा। ओके, और दूसरा? सर फिर जनरल 2n पाई प्लस 3 पाई/4। ओके, थर्ड? इतना सोचने की जरूरत ही नहीं, जब वो पॉजिटिव है तो फिर उसको थर्ड भी सेम ही होगा। हाँ, थर्ड भी सेम ही आने वाला है। ये वैल्यू x की क्या आ गई -1 और y की वैल्यू आ गई 1। तो पहले दोनों को पॉजिटिव करके थीटा पाई/4 ले लेते हैं। ये हमारा बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, चारों क्वाड्रेंट में घूम घूम के हमने निकाला था। लेकिन अब हमारा जो है ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, -1 प्लस, यानी इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये एंगल बनने वाला है। तो इधर से पाई/4 बनेगा, तो इधर से पाई माइनस पाई/4। सबको पता है कि ये एंगल 3 पाई/4 आने वाला है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में बोला गया था कि -पाई से +पाई के बीच में होना चाहिए, तो बिल्कुल है। तो ये 3 पाई/4 हो गया। उसके बाद लीस्ट पॉजिटिव भी है, क्योंकि वो भी 0 से 2 पाई के बीच में होता है, तो इसलिए ये भी सेम आएगा। 3 पाई/4 पॉजिटिव भी है और लीस्ट भी है, क्योंकि ये भी तो, अरे भाई दोनों में 2 क्वाड्रेंट तो कॉमन ही आने वाले हैं ना। एक होता है -पाई से +पाई के बीच में, तो -पाई से 0, 0 से पाई, और एक होता है 0 से 2 पाई, तो 0 से पाई और पाई से 2 पाई, यानी कि 0 से जो पाई वाला है वो दोनों में कॉमन है। मेरी बात समझ में आ रही है ना सभी को? -पाई से +पाई बोलो या 0 से 2 पाई बोलो, तो 0 से 2 पाई का मतलब ये पूरा घूम के आना है हमको। 0 से पाई और पाई से 2 पाई, ये पाई हो गया और यहाँ पर फिर 2 पाई हो गया। तो ये जो ये वाला क्वाड्रेंट है और ये वाला क्वाड्रेंट दोनों में सेम आने वाला है। ये जो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है, चाहे इसकी बात करो या इसकी बात करो, दोनों हमेशा सेम आएंगे। तो आंसर हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल आर्गुमेंट 3 पाई/4, लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट 3 पाई/4, जनरल आर्गुमेंट में कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ 2n पाई ऐड कर देना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बोलो, कोई प्रॉब्लम इसमें? और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। सर जनरल क्या होगा? 2n पाई माइनस पाई/4 होगा ना? 2n पाई माइनस कैसे आएगा? हमारे पास जो भी आर्गुमेंट, वैसे जो भी आर्गुमेंट प्रिंसिपल का आता है उसमें 2n पाई ऐड कर देते हैं। प्रिंसिपल पे ऐड करना सर, मैंने थीटा पे ऐड किया था। नहीं नहीं नहीं, हमें ये भी तो देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है वो, क्योंकि ये थीटा तो सिर्फ हम दिखावे के लिए करते हैं ना। हमारा आंसर तो वो होता है जो जिस क्वाड्रेंट में होता है। ओके, यस सर, हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। z इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पाई माइनस ई। इसका जनरल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट और लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट क्या होगा? सोचो फिर बताओ।
इतना सोचना पड़ेगा भाई, ये कर चुके हैं हम लोग क्वेश्चन। सर 0 क्या होगा, कौन सा आर्गुमेंट बता रहे हो? तीनों का आंसर पूछा ना, ये जनरल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट सर और तीसरा है सर क्योंकि आई के अरे ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है, ये सबको आइडिया हो रहा है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है और ई की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। 2.7 तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, कोई पॉजिटिव नंबर हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हुआ। यस सर। तो ये कोई पॉजिटिव नंबर हो गया। तो तुमको नहीं बताया गया कि पॉजिटिव नंबर होता है तो किस क्वाड्रेंट में होता है? ये तुम रिवाइज नहीं करते हो बच्चों। ये आर्गुमेंट तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, रियल एक्सिस में कि इमेजिनरी एक्सिस में? रियल एक्सिस। हाँ, कोई पॉजिटिव रियल एक्सिस। हमेशा यहीं पर रहने वाला है। तो मान लिया ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो ये मान लिया हमारा जेड हो गया। तो अब इसका आर्गुमेंट पूछा है, जनरल आर्गुमेंट पूछा है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा है और लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट पूछा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर हमसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा बताओ, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स एक्सिस से हम एंगल मेजर करते हैं तो एक्स एक्सिस से ही एक्स एक्सिस का एंगल कितना आने वाला है? 0। तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। 0। जनरल आर्गुमेंट में क्या हो जाएगा? 0 में कितना ऐड करना है? 2.5 लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट सोच समझ के बताना है कि क्या आएगा। लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट सोचो थोड़ा सा। लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट 0 ही होगा कि कुछ और आएगा? सोचो थोड़ा सा, दिमाग लगाओ, फिर बताना, जल्दी नहीं है कोई भी। लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट चाहिए, 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है। एक पॉजिटिव नंबर चाहिए हमको, पॉजिटिव। जीरो से 2 पाई के मिड में लाना है पॉजिटिव के लिए। तो क्या हम इसमें 2 पाई ऐड नहीं कर सकते? यहाँ पर अगर हम 0 + 2 पाई कर दें तो जो 2 पाई की वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पर आएगी जब 0 हुआ, एक बार जब घूम के यहाँ पर आओगे पूरा रोटेशन के बाद, तो फिर यहाँ पर आओगे तो ये एंगल 2 पाई यहाँ पर ही तो बनने वाला है ना फिर। और ये जो 2 पाई है ये पॉजिटिव भी दिख रहा है, लीस्ट भी है और पॉजिटिव भी दिख रहा है, जबकि 0 को नहीं बोल सकते थे हम। लेकिन एक रोटेशन करने के बाद तो हम आ गए ना 2 पाई पे पॉजिटिव। सर। हाँ बेटा बोलो। सर पर आपने तो ऊपर लिखवाया था कि वो 0 से 2 पाई के मिड में लाई करता है, 2 पाई के इक्वल नहीं होता। एक मिनट देख लेते हैं वहाँ पर। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। सॉरी सर, मैंने गलत लिखा था। ओके कोई सर वो इक्वल टू बी है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लो बड़े से एकदम। इसको ओपन इंटरवल में लिखो और ये 2 पाई को क्लोज में लिखो। ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 पाई भी हो सकता है। ओके, अब बताओ, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बोलते जाओ। जब भी तुम बोलोगे नहीं ना तो प्रॉब्लम में फंसोगे। जब तक बोलोगे, पीछे पड़ोगे, तब तक सही रहेगा मामला, क्योंकि तब चीज़ें हमको समझ में आएंगी। नो सर, नो डाउट। पूछते जाइए, आपको कोई भी डाउट है तो पूछते जाइए। डाउट लेके घूमेंगे तो फिर परेशान हो। नो डाउट सर। ओके चलो फिर लिखते हैं क्वेश्चन और उसका आंसर बताओ फिर जरा, किसी को कोई डाउट नहीं है तो। एक ये है क्वेश्चन, z इक्वल टू गिवन है आर्गुमेंट ऑफ, नहीं ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, आर्गुमेंट ऑफ -1 - i√3, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। और ये ऑप्शन गिवन है 4 पाई + 4 पाई/3, पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है -4 पाई + 4 पाई/3। थर्ड ऑप्शन है -7 पाई + 4 पाई/3। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जितनी भी बातें अभी तक हमने की है उनको सोचेंगे तो ये आंसर सही बता देंगे, नहीं तो फिर फंसेंगे। थोड़ा सा सोचना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। मोर देन 1 का केस है, हो सकता है 1 सही हो सकता है 2 हो सकता है 3 या हो सकता है सारे सही हो। थोड़ा सा रुक के आराम से सोचना है, फिर करना है। आंसर बाद में देना है,
2 मिनट सोचने के बाद, क्योंकि गलत बोलने का कोई मतलब नहीं है। बताओ बच्चों, कर रहे हो? समझ में तो आ रहा है ना कैसे करेंगे? चलो मैं बताता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा। रिदम, कुछ निकाला क्या बेटा? नहीं सर। जैनिल, नहीं सर। ओके। और देव? नो। नहीं सर। तन्वी बेटा? नहीं। नो सर। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। घबराने वाली बात नहीं, इसीलिए तो हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, आराम से। बस तुम लोग सिर्फ इतना काम करो कि भाई जो भी बताया जा रहा है उसके बारे में बस अच्छे से हमको याद रखना है चीज़ों को। प्रॉपर्टी वगैरह अगले टर्न पे हम आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो जेई में पूछे गए वो सारे करने वाले हैं। तो हमें पूरे थ्योरी का एकदम बिल्कुल मस्त आइडिया होना चाहिए कि पूछा जाए तुरंत जवाब मिल जाए। बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं आ रहा है अच्छी बात है, मैं हूँ ना, बताऊँगा मैं सारी चीज़ें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप ये बताएं कि दोनों को हम पॉजिटिव कर लेते हैं और उसके बाद एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव करने के बाद थीटा कितना आ रहा है? वाई बाई एक्स करेंगे तो √3 का मतलब पाई बाई 3 आ रहा है। सही है ना रिदम? यस सर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू इसकी पाई बाई 3 हो गई। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? नेगेटिव, यानी इसमें। तो पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा का मतलब हो गया ये पाई प्लस पाई बाई 3, यानी ये आ गया 4 पाई बाई 3। ये वाला एंगल हमारा आ गया 4 पाई बाई 3। तो जब हम एक बार यहाँ पर आए तो ये पूरा रोटेशन हो गया 4 पाई बाई 3। फिर उसके बाद जब रोटेट होके दोबारा आए होंगे तो कितना हुआ होगा? ये 2 पाई प्लस 4 पाई बाई 3। फिर उसके बाद जब एक बार और घूम के आए होंगे तो क्या आया होगा? 4 पाई प्लस 4 पाई बाई। तो क्या पहला वाला करेक्ट है हमारा? यस सर। चलो अब आ जाते हैं इधर से आ जाते हैं, जरा देखते हैं इसमें भी।
यहाँ पर -4 पाई प्लस 4 पाई/3 है, तो क्या ये भी करेक्ट है क्या? जरा सो चेक करो, नेगेटिव में जाओ सर माइनस। फर्स्ट और सेकंड आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, ये दोनों ही है। क्यों, दूसरा कैसे है? यस सर। दूसरा कैसे है बताओ? सर रिवर्स में सर भी बोल सकते एन की वैल्यू -2 ले लेंगे तो आ हाँ जाएगा। पहले जनरल वाली रख दो, 2n पाई प्लस 4 पाई/3, पहले जनरल वैल्यू थीटा की रख लो, और बस n की वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा, n की वैल्यू -2 रखोगे तो सेकेंड वाला मैच करेगा। क्या ये वाला सी ऑप्शन मैच कर सकता है क्या? ये तो ऑड नंबर में आ गया ना, No, 7 sir. पाई, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, और ये भी कभी नहीं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए एंड बी आर करेक्ट। बोलो, कोई डाउट है इसमें अभी भी? नो सर। नो सर। ठीक है, तो फिर अगले टर्म पे बात करेंगे, बाकी अभी इतना ही करते हैं फिर। ओके ओके समर्थ बेटा, तुम रुकना जरा 2 मिनट। थैंक यू सर। बाय सर। ओके बाय बाय समर्थ। यस सर। 1 मिनट रुकना, बाकी जाने दो सभी को, फिर बात करता हूँ। ओके बाय बाय।